हमारी हिंदू जनसंख्या का पलड़ा बहुत भारी है। संसार की कुल जनसंख्या का हम 7वां हिस्सा है। अगर इतनी विशाल जनता सुसंगठित होती है तब उसकी ओर टेढ़ी नजर से देखने वालों को किसी भी शक्ति हमारा हिंदू जनसंख्या पलड़ा बहुत भारी है। संसार की कुल जनसंख्या का 7वां हिस्सा। इतनी विशाल जनता यदि सुसंगठित होती है तब उसकी ओर टेढ़ी नजर से देखने वाले को देखने का साहस संसार की किसी भी शक्ति में नहीं होगा। विश्वास कीजिए, हिंदू शक्ति संपूर्ण संसार समाज अपना हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों महावीर का ज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए देश, इसलिए क्रांतिकारियों ने अपने अपने रूप में काम किया। चाहे चंद्रशेखर आजाद होंगे, भगत सिंह होंगे, बिपिन चंद्र पाल होंगे, तमाम प्रकार के युवाओं के मन के अंदर एक क्रांति का भाव जागृत हुआ। लंदन के अंदर भी, इंडिया हाउस के अंदर भी वीर सावरकर जो है युवाओं को जागृत करते थे। वो नन्ही उम्र का व्यक्ति मदनलाल ढींगरा जो पढ़ने के लिए वहां पर गया था, उसके अंदर देशभक्ति के भाव को जागृत किया। वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक जन्म के अंदर 2 बार काले पानी की सजा मिली। उनके भाषण को कोई व्यक्ति सुन लेता था तो क्रांतिकारी बन जाता था। ऐसे सावरकर देश के अंदर रहते। इसलिए देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी सब प्रकार के प्रयास भारत के अंदर करते हैं। उसी समय हम सबको मालूम है कि डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म होता। अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर ही देश के अंदर, मन के अंदर भाव हुआ करते थे। विद्यार्थी जीवन के अंदर भी अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना चाहिए, उनका देश नहीं है। पढ़ाई करने के लिए उनको एमबीबीएस की पढ़ाई करना थी। इसलिए एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कौन सा स्थान चुना? जो सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का स्थान था, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। आज भले पश्चिम बंगाल की कुछ और होगी, लेकिन उस समय कलकत्ता जो है क्रांतिकारियों को बड़ा ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहां पर कैसे बम बनाए जाते हैं, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे गुप्त योजनाएं बनाई जाती है, इससे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। पूरे देश भर का नेतृत्व करने के लिए जो लोग तैयार हुआ करते थे वो कलकत्ता था। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी वहां पर जाते हैं, परंतु पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जो है वो क्रांतिकारी कैसे बना जाता है इसकी ट्रेनिंग ली। एमबीबीएस की पढ़ाई तो उन्होंने की, उसमें सफल भी हुए, डिग्री भी मिली उनको। कई लोगों ने कहा भी कि आपने पढ़ाई की है। उस समय 1924 के समय उन्होंने पढ़ाई पूरी की। केवल 70 डॉक्टर हुआ करते सीपीएम बरार के अंदर, परंतु उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की, जबकि घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि हिंदू समाज के अंदर जो व्याप्त बीमारी कैंसर है उसको हटाना है। हिंदू समाज के अंदर जो खाई पटी हुई है, जो फूट है, उसको मिटाना है। इसलिए उन्होंने रास्ता चुना कि मैं जो है स्वयं के काम के लिए नौकरी नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने पढ़ाई को जो है अपनी डिग्री को फाड़कर उस राष्ट्र के काम के लिए पूरा जीवन लगाना चाहिए, ऐसा महान संकल्प उन्होंने लिया। उस समय के जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, महापुरुष हुआ करते थे, सबसे डॉक्टर हेडगेवार जी का परिचय है। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो डॉक्टर हेडगेवार जी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, ऐसे सब प्रकार के नेता जिनके अच्छे संपर्क थे, सब में सक्रिय रूप से भूमिका भी निभाते थे। वो हमेशा पूछते थे कि हम सब लोगों का उद्देश्य क्या। सब लोग कहते थे कि हम सबको स्वतंत्रता प्राप्ति, अभी तो वर्तमान में यही उद्देश्य है।
परंतु किसी के पास भी उत्तर नहीं था कि स्वतंत्र होने के बाद भारत का क्या होगा। ये देश जो है स्वतंत्र होने के बाद बार बार यहाँ पर देश पर आक्रमण होता है, फिर हम प्रतिकार करते हैं, फिर पुनः हम गुलाम हो जाते हैं, फिर से ऐसे चलता रहता है। परंतु ये जो बीमारी वो स्थायी रूप से समाप्त कैसी हो सकती है? ऐसी कौन सी औषधि है कि डॉक्टर हेडगेवार जी के मन के अंदर आता था, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलता। इसलिए उनके ध्यान में आया कि किसी न किसी प्रकार के काम को प्रारंभ करना पड़ेगा, इसलिए इसका सूत्रपात करने वाला व्यक्ति जो है पहले मैं ही बनूंगा। इसलिए विजयदशमी के दिन उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 1925 के अंदर। संघ का क्या नाम होना चाहिए उस समय तय नहीं हुआ। आजकल जिस प्रकार से पब्लिसिटी होती है, प्रचार होता है, कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, ये सब चीजें तय होती है पहले से पूर्व। ऐसा उस समय संघ तो स्थापित हो गया, लेकिन नाम उनका 6 महीने बाद रामनवमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ा। सोचिए आप, युग पुरुष कैसे होते हैं, उनको युग पुरुष कहा जाता है। कोई नागपुर स्वयंसेवक संघ उन्होंने नहीं रखा, महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ नहीं रखा, उन्होंने कहा पूरे देश भर के अंदर संघ का स्थापना है। 100 साल पहले उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी ने सोच लिया कि हमारा काम जो है राष्ट्रव्यापी होगा। आज जो है संघ का काम केवल भारत के अंदर ही, भारत के बाहर भी 50 देशों के अंदर जहां हिंदू रहते हैं वहां भी संघ का काम चलता है। राष्ट्रीय स्तर पे काम खड़ा करना है, इसलिए पहले से विचार किया कि शब्द कौन सा होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से काम करने वाला व्यक्ति, मजदूर नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के सर्वस्व न्यौछावर करने वाला एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, उसको स्वयंसेवक कहा। और पूरे देश भर के अंदर एक संगठन खड़ा करना। परंतु अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे लोग कहां पर खड़े होंगे, तो उसके लिए पद्धति विकसित की संघ की शाखा। वो संघ की शाखा नागपुर के अंदर प्रारंभ हुई कुछ विद्यार्थियों को लेकर, और आधुनिक समय के अंदर 100 साल बाद भी वो शाखा आज भी जमीन के ऊपर ही चलती है। देश इतना प्रगतिशील सब कुछ होने के बाद संघ की शाखा में व्यक्ति निर्माण का जो केंद्र बना, मैन मेकिंग वर्क, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो छोटी सी शाखा, वो 1 घंटे की शाखा के अंदर कार्यकर्ता निर्माण करने की पद्धति का विकास किया, जिसको आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, व्यक्तिगत विकास बोलते हैं। वो संघ की शाखा के अंदर जो दुनिया में कहीं नहीं सिखाया जाता, वो संघ की शाखा के अंदर एक सामान्य से व्यक्ति का असामान्य गुण कैसे विकसित होते हैं, हमारे संघ के स्वयंसेवक देख लीजिए। किसी के मन के अंदर कोई भी भाव नहीं, सबके सब एक आज्ञा के अंदर उपविष्ट होते, सबके सब नीचे बैठे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई भी होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं नीचे क्यों बैठा हूं। सब समान रूप से एक साथ एक सूचना का पालन करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, कोई भी होगा। ये समरसता का भाव संघ की शाखा के अंदर सिखाया जाता है। जब शाखा के अंदर खेल खेलते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि एक से संपर्क में बगल में कौन खड़ा है, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति का होगा, ये नहीं पूछा जाता हिंदू है ना, हाँ मैं। वो हिंदू होने के कारण से मेरा भाई है, बंधु है, कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा नहीं। ये संस्कार संघ की शाखा के अंदर सिखाए जाते हैं। वो 1 घंटे की शाखा के अंदर मैं भी शिवाजी बनना चाहता हूँ। वो कबड्डी के अंदर, छोटे से खेल के अंदर ही कितना बड़ा विकास होता है। एक छोटी सी घटना से ध्यान में आएगा कि जब हमारे भारत का विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान अलग हुआ देश से, तो कबीलियों ने कश्मीर के ऊपर भारत पर आक्रमण कर दिया, कश्मीर पर। तो वहां के सेना के उच्च अधिकारियों ने संघ के बड़े अधिकारियों से कहा कि हमारा जो है रसद जो है सेना का, वो दुश्मन की सीमा में गिर गया है, इसको उठाने की थोड़ी सहायता की। तो अपने 15-20 स्वयंसेवक जो है वहाँ पर अपनी जान को जोखिम में लेकर और पाकिस्तान की बॉर्डर पर गए, बाहर गए और वहाँ से पूरी सामग्री लेकर आए, जिसके कारण से हम वो युद्ध भी जीत पाए, उनको भगा पाए। बाद में जहाँ सेना के उच्च अधिकारी जब अपने संघ के श्री गुरु जी से मिले, उन्होंने कहा कि जो काम भी हम बड़ी मेहनत से कर पाते हैं, वहाँ आपके संघ के बिना ट्रेनिंग वाले स्वयंसेवकों ने कैसे कर दिखाया। तो उन्होंने कहा संघ के अंदर खेले जाने वाली छोटी शाखा होती है, जिसे हम कबड्डी खिलाते हैं। इस कबड्डी के कारण से इन गुणों का विकास होता है कि एक पाले से दूसरे पाले में अकेले व्यक्ति को जाना है, जान को भी जोखिम में डालकर जाना, परंतु हार कर नहीं आना। ये गुण जो है शाखा के अंदर सिखाया जाता है। छोटे से खेलों के अंदर समता के अंदर समानता का भाव कैसा होता है, वो सिखाया जाता है। एक अनुशासन कैसे आना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति में असामान्य कैसे बनाया जाता है। एक गीत के अंदर देश हमें देता है सब कुछ, मैं भी तो कुछ देना सीखूं, मैं भी क्या अलावा पूरा जीवन व्यक्ति कैसे देता था, वो छोटे से गीत के अंदर वो आ जाता है। एक छोटी छोटी बातों से कैसे संस्कार स्थापित होता है व्यक्तियों के अंदर, वो संघ की शाखा के अंदर होता है।
वो 1 घंटे की शाखा जो है वो व्यक्ति निर्माण का एक केंद्र संघ ने प्रारंभ किया। वो आज भी पूरे देश भर के अंदर 65,000 स्थानों के अंदर संघ की शाखा चलती है, सतत रूप से शाखा है वो चलती है। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ था, आज भी उसी दिशा को लेकर वो चल रहा है। समाज जीवन के अंदर, राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर कई संगठन खड़े होते हैं, वो अपने काम को लेकर तो खड़े होते हैं, उस समय जो व्यक्ति खड़ा करता है वो उद्देश्य भी ठीक होता है। विवेकानंद जी ने तो कहा था कि मुझे 100 व्यक्ति अगर अच्छे मिल जाए तो मैं देश की दशा को बदल दूंगा, परंतु उनके जीवन काल के अंदर वो संभव नहीं हो पाएगा। कितने ही संगठन खड़े होते हैं, वो अपने काम के लिए 15, 20, 25 साल के लिए चलते हैं, परंतु धीरे धीरे करके जब तक व्यक्ति रहता है तब तक वो संगठन काम करते हैं, धीरे धीरे करके उनकी दिशा बदल जाती है। वो कहीं संपत्ति की लड़ाई शुरू हो जाती है, कहीं विवाद अलग आर्थिक को लेकर हो जाते हैं, कहीं कार्यालय को लेकर हो जाते हैं, कहीं व्यक्ति को लेकर हो जाते हैं, कहीं पद को लेकर हो जाते हैं, कहीं प्रतिष्ठा को लेकर हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज तक कोई आपने विवाद नहीं देखा किसी अर्थ को लेकर, व्यक्ति को लेकर, किसी दायित्व को लेकर लड़ाई। और विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, जो अपने अनुशासन के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए जाना जाता है। हमने कोविड के अंदर देखा, पूरे देश भर के अंदर स्वयंसेवक कितनी अपने मन से, अपने तन को लगाकर भी काम किया। वो शमशान घाटों के अंदर भी, जहां पर उनके परिवार के लोग भी नहीं जाते थे, हमारे स्वयंसेवक अपनी जान को जोखिम देकर ही वहां पर खड़े होते। हमने देखा हो अपने देश के अंदर, हम लोग कहते हैं अपना जो गुण है हिंदुओं का, सर्वे होन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसे भाव का हम निर्माण करते हैं। जब देश के अंदर संकट आता है, कहीं दुर्घटना घटती है, कहीं आपातकाल आता है, गोवा मुक्ति के संग्राम के समय की बात है, राम मंदिर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे खड़े होते हैं। ऐसा सतत 100 वर्षों से हमारे संघ का ये काम निरंतर रूप से चला आ रहा है, निरंतर चलता है। देश के अंदर एक पहचान के रूप में राष्ट्रभक्ति और सेवा के रूप में जानने जाने वाला हमारा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक छोटे से लेकर और बड़ी आयु तक आजीवन संघ का स्वयंसेवक बनकर देशभक्ति के काम को करने वाले स्वयंसेवक। अपना उद्देश्य है देश हमारा परम वैभव पर पहुंचना चाहिए। परम वै भवन्ये तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस प्रकार के भाव को हम लेकर जीते हैं। प्रार्थना में नित्य हम याद करते हैं उसको कि देश हमारा परम वैभव पर होना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये भाव मन के अंदर हम विकसित करते हैं दिन प्रतिदिन। भारत हमारा परम वैभव पर पहुंचना चाहिए। ये हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है, हमेशा हमारा उद्देश्य। 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी, एक काशी की सभा में किसी व्यक्ति ने कहा, कौन मूर्ख कहता है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र। आज से 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था कि मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने 100 साल पहले घोषणा कर दी। ये देश तो हमारा पहले से ही हिंदू राष्ट्र, इसको बनाना नहीं, ये तो हमारे गर्व की अनुभूति है, इसको आगे बढ़ाना, परम वैभव पर लेकर जाना। जो हम शून्यता की ओर चलेगा, जो हम भूल गए, जो समाज के अंदर विभिन्न कारणों से फूट डालना शुरू प्रारंभ हुई, अलग अलग प्रकार से वोट बैंक की राजनीति प्रारंभ हुई, उसके कारण से हिंदू बंटना प्रारंभ हुआ। हमने अपनी आत्म शून्यता प्राप्त, हम भूल गए कि हम कौन है, किसकी संतान है, किस लिए हमने जन्म लिया, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्या काम करना है, ये याद दिलाने वाला संघ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, अगर हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। संगठित रहने की आवश्यकता है हर क्षेत्र के अंदर। देश के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर भी हम देखते हैं कि झांकी के जुलूस निकलते तो पत्थरबाजी हो जाती है, लिंचिंग हो जाती है। कब तक हिंदुओं को इस प्रकार से हम देखते रहेंगे? संगठित होने की आवश्यकता है, संगठित रहने की आवश्यकता है, मजबूत दीवार की तरह खड़े होने की आवश्यकता है, समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब लोग स्वयंसेवकों का कर्तव्य तो है ही। 100वें वर्ष में हम सब लोगों ने जो संघ इतना बड़ा है, संघ अपने आप को, अपना नाम बड़ा होना चाहिए, इसके लिए संघ स्थापित नहीं हुआ। ये देश का नाम होना चाहिए, देश का नाम आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए संघ स्थापित हुआ।
संघ के स्वयंसेवक तो कहते हैं हमेशा हम देश समाज राष्ट्र के लिए काम करेंगे, परंतु समाज के लोगों से भी ये आह्वान संघ करता है कि संघ के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। समाज के अंदर जितने प्रकार की चुनौतियां, उन चुनौतियों का जब तक मिलकर सामना नहीं करेंगे तब तक चुनौतियां समाप्त नहीं होंगी। केवल संघ ही करता रहेगा, हम ताली बजाते रहेंगे, संचलन निकलता रहेगा, हम फूली डालते रहेंगे, यहां तक काम नहीं चलेगा। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी आग्रह है कि हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हम केवल बहुत अच्छा आप लोग करते रहिए ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको भी आगे आना, हमें भी हिंदू होने का एक प्रमाण देना पड़ेगा, हमको भी साथ साथ चलना पड़ेगा। समाज परिवर्तन का जो काम संघ में पिछले वर्षों से 100 वर्षों से एक आंदोलन के रूप में कर रहा है, हमारी उसमें के अंदर भूमिका है। हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों को हाथ में ले सकते हैं। एक पर्यावरण का विषय है, पर्यावरण के विषय को लेकर समाज के लोग स्वयंसेवक मिलकर काम करना है हमको। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विभिन्न प्रकार के लोगों को लेकर खूब मीटिंग होती है, खूब करोड़ों अरबों रुपए पैसे खर्च होते हैं, बहुत थिंकिंग होती है, उस पर बहुत सोच होती है, परंतु उसका निराकरण केवल भारत कर सकता है। तो भारत के अंदर दुनिया के लोग जो है प्रकृति का शोषण करते हैं, जितना करना चाहे उपयोग उतना करिए, परंतु भारत के अंदर हम कहते हैं जितना आवश्यक है उतना ही लीजिए, इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए। आज प्लास्टिक जो है वो इस प्रकार का समस्या आप सबके सामने खड़ी हो गई है कि वो कैंसर का रूप धारण करने लगी है। तो छोटे से कार्यक्रम से लेकर बड़े से बड़े कार्यक्रम से, शादी समारोह से लेकर, मंडप से लेकर और मंदिर पर होने वाले भंडारे से लेकर किसी भी कार्यक्रम में आज प्लास्टिक आ जाती है। प्लास्टिक से कैंसर होती है। आज हम देख रहे हैं 70% लोगों में धीरे धीरे करके वो स्वरूप होता जा रहा है। क्या हम संकल्प नहीं ले सकते कि हमारे घर के अंदर प्लास्टिक जो है वो प्रवेश नहीं करेगा, हमारे कार्यक्रमों के अंदर किसी भी रूप में प्लास्टिक नहीं आएगा? या हमको तो प्रदूषित करता ही है, हमको तो बीमारी की ओर ले जाता ही है, परंतु प्रकृति का भी नुकसान करता है। तो हम प्रकृति को तो नष्ट नहीं कर रहे कहीं, ये पाप तो हम नहीं कर रहे, इसे विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कि किसी भी कार्यक्रम में हम तो प्लास्टिक को जो है वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, और जो लेकर आता है उसको भी बोलेंगे। अगर मार्केट में जाते तो अपना झोला साथ लेकर जाएंगे, परंतु हम प्लास्टिक को लेकर नहीं आएंगे। जब तक हम बोलना प्रारंभ नहीं करेंगे, टोकना प्रारंभ नहीं करेंगे, समाज को बताना प्रारंभ नहीं करेंगे, समाज के लोगों को, तो लोग समझेंगे। इसलिए स्वयं से शुरू करना है। पेड़ को हमको लगाना अधिक से अधिक, हमारे जन्म दिवस होते हैं, अन्य मांगलिक काम होते हैं, तो पेड़ नहीं काटे बल्कि पेड़ लगाना चाहिए, इस पर हमको प्रयास करना है। और जल को बचाना ये हमारा काम। इसलिए पर्यावरण के विषय को लेकर हम सब लोग इस कदम में समाज के लोग भी साथ हो सकते हैं। दूसरा विषय है समरसता। तो केवल समरसता यहाँ तक बोलते रहने से काम होगा क्या? हम उसके लिए प्रयास करते हैं? स्वयं के व्यवहार से हम लोग काम करते हैं क्या? समाज के समग्र हिंदू समाज जो है हमारा भाई बंधु, ये नारा तो हम लगाते हैं, परंतु हमारे व्यवहार में है क्या? हमारे घर के अंदर जहाँ हम लोग बैठते, सामान्य रूप से सभी हिंदू वहाँ पर बैठ सकते हैं क्या? या हम सबके यहाँ जा सकते हैं क्या? या साथ में बैठकर भोजन कर सकते हैं क्या बिना भेदभाव के? जो नीचे है उनको हाथ पकड़कर ऊपर उठाना, थोड़ा सा हमको झुकना पड़ेगा, उनको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मेरे स्वयं के व्यवहार से करना पड़ेगा। इसलिए समरसता के, समानता के भाव को सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। एक स्वदेशी का विषय है, तो स्वदेशी केवल भाषा नहीं है, तो बोलचाल तो होना ही चाहिए, परंतु साथ साथ हमारा वेशभूषा कैसा होता है, हमारी बोली खान पान कैसे रहता है हमारा। हम घर के अंदर जो उपयोग करते हैं सामग्री, नित्य उपयोगी सामग्री उपयोग करते हैं, वो सामग्री हमारी विदेशी तो नहीं है, जो हमारे मोहल्ले के अंदर, बाजार के अंदर प्राप्त हो सकती है, जिले के अंदर प्राप्त हो सकती है, प्रदेश में हो सकती है, देश के अंदर मिल सकती है, तो पहले उसी का उपयोग करना है। बहुत जरूरी नहीं है तो तभी हम बाहर का उपयोग करेंगे। हमारे व्यवहार के अंदर स्वदेशी हो सकता है क्या? स्वभाषा हो सकता है क्या? स्ववेशा हो सकता है क्या? ये विचार करते हैं। केवल बोलना नहीं, हमारे व्यक्तिगत प्रयास से करना प्रारंभ। आज किचन से लेकर बाथरूम तक सब जगह जो है विदेशी सामान होता है, साबुन से लेकर सब प्रकार के कामों तक हमारा एक विदेशी। ये स्वदेशी का स्वरूप हो सकता है क्या?
हम लोकल चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, इस पर बहुत विचार करें। एक हमारा है सिविक सेंस, हमारे नागरिक कर्तव्य। संविधान ने हमको एक तरफ नागरिक कर्तव्य भी दिए, अधिकार भी दिए, तो अधिकारों की बात तो सब करते हैं, परंतु हमारे कर्तव्य दायित्व क्या है उसकी ओर हम विचार करते हैं, उन चीज़ों का पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, सार्वजनिक जगह सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसको ठीक प्रकार से हम देखते हैं क्या, उनका संरक्षण करते हैं क्या, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं हम क्या, समय पालन करते हैं क्या, अनुशासन का पालन करते हैं। सार्वजनिक चीज़ कहीं बस खड़ी हो, किसी प्रकार की चीज़ खड़ी हो तो लोग पत्थर मार कर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी नहीं है। जब हमको लगने लगेगा कि हमारा है सब कुछ, तब हमको उस पर विचार करना पड़ता है। कुटुंब प्रबोधन को लेकर आज जो है वैश्वीकरण के कारण से हमारे जो परिवार है वो टूटते जा रहे हैं किसी न किसी कारण से। क्या संभालने की आवश्यकता नहीं? वरिष्ठ लोगों के चिंतन का विषय नहीं है। आज एकल परिवार होने के कारण जो संस्कार की परंपरा थी वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। वो विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से तो धीरे धीरे करके वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे परिवार के अंदर प्रवेश करती जा रही है। इसको संभालने की आवश्यकता। भारत जो है कौटुंबिक व्यवस्था हमारी है, उस कुटुंब व्यवस्था को पालन करना ये हमारा कर्तव्य है कि 5 चीज़ों का समाज के लोग भी पालन कर सकते हैं, सहज रूप से कर सकते हैं, सेंस के साथ साथ। तो इसलिए पर्यावरण के विषय को लेकर जागरूक करना, स्वयं जागरूक होना, समाज के लोगों को करना। हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं पर भी बैठते पर पर्यावरण के संदर्भ में बात करना प्रारंभ करें और स्वयं भी पालन करें। समरसता के विषय को स्वयं से प्रारंभ करना, कार्यक्रमों के अंदर, समाज के कार्यक्रमों के अंदर सब जगह धीरे धीरे लागू करना। स्वदेशी के विषय को स्वयं अपनाना, तो समाज के धीरे धीरे करके सभी लोग उपयोग करना प्रारंभ कर दें। और जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं उसकी ओर विचार करें। ऐसे सब प्रकार के 5 प्रकार के काम समाज के लोग भी सहन साथ साथ कर सकते हैं। समाज परिवर्तन के काम के अंदर हम सबको अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय देख रही है, आप भी देख रही हो। ऐसे आ जाओ भैया, रावण में क्या